हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जो बिहार एसआई मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसको लेकर के हम लोग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोग मेन जो भारत का परिचय है तो उसके बारे में समझा था। और उसमें मेन जो इतिहास विषय है, तो इतिहास विषय से संबंधित कुछ बेसिक चीजों को हम लोगों ने देखा था कि इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है। इसके बाद में हम आपको ये भी बताए थे कि इतिहास जो है तो उसको अध्ययन सामग्री जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए, तो उसके आधार पर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इन सारी चीजों को मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया था। ठीक है। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग मुख्य रूप से आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा इतिहास का, भारतीय इतिहास का। और इस चैप्टर को मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अध्ययन के स्रोत। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर करिए। चलिए देखिए आज का हम लोग का चैप्टर क्या होने वाला है भाई, तो ये होने वाला है अध्ययन के स्रोत। ठीक ना, अध्ययन के स्रोत। अब देखो बाबू, ये अध्ययन के स्रोत जो है ना, ये आज का हम लोग का पहला जो है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से समझो, देखिए बात को समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि अध्ययन के स्रोत, तो आप कहिएगा कि सर ये होता क्या है। तो देखो बाबू, हम आपको जब इतिहास का डेफिनेशन कल बताए थे पिछले क्लास में, तो कल ही हम बता दिए थे आपको कि जो इतिहास होता है ना, तो इतिहास को हम लोग मुख्य रूप से जो मतलब जो अतीत की घटनाएं हैं हमारी, ठीक ना, तो अतीत की घटनाओं को जब हम लोग कुछ साक्ष्यों के माध्यम से, कुछ प्रूफ जो है ना, तो उन प्रूफ्स के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। ठीक है। यानी कि आपको ध्यान देना है, इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ स्रोतों की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक ना। और उन्हीं एविडेंस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, तो उन्हीं एविडेंस को हम लोग अध्ययन के स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि अध्ययन के स्रोत का मतलब क्या, तो आप कहिएगा कि इतिहास को अध्ययन करने के लिए या फिर इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन सोर्स को, जिन स्रोतों को हम लोग यूज करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उनको कहते हैं हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर क्या, तो अध्ययन के स्रोत या फिर ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात को समझिएगा। देखो बाबू, है क्या कि जो भी हम लोग अध्ययन के स्रोत यूज करते हैं, जो भी हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्यों को यूज करते हैं, ठीक ना, इतिहास को पढ़ने के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि वो सारे स्रोतों को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि उसको आसानी से पढ़ सके, हम लोग मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि अध्ययन के स्रोत जो है वो उसको कितने भाग में बांट दिए गए हैं, तो इसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक। ठीक ना, पुरातात्विक स्रोत। ठीक ना, एगो क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है। और सेकंड जो है इसको हम लोग कहते हैं यहां पर साहित्यिक स्रोत। ठीक ना, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, लिटरेरी सोर्स। ठीक ना। अब देखिए ये दो कैटेगरी में हम लोग जो भी अध्ययन की सामग्रियां हैं, तो उसको हम लोग इन्हीं दो कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं। अब आपको समझना यह है कि भैया आखिर ये होता क्या है। सबसे पहली बात कि हम लोग आज जो है ये समझेंगे कि आखिर ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत होता क्या है। तो देखो बाबू, ध्यान से समझो, जो आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक ना, तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है कि जो पुरातत्व विभाग के अंडर में आ जाए। ठीक ना। और इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग वैसी चीजों को रखते हैं जिनको उत्खनन करके प्राप्त किया जाता है, या फिर जो स्थापत्य के उदाहरण हैं, तो उन सभी चीजों को हम लोग किसमें रखते हैं, तो उन सबको हम लोग रखते हैं किसमें, पुरातात्विक स्रोत में। यानी कि आपको ध्यान देना है कि पुरातात्विक स्रोत जो है, इसके अंतर्गत वैसी चीजों को रखा जाता है जिनको हम लोग उत्खनन करके प्राप्त करते हैं। ठीक है। या फिर इमारत एवं भवन को भी हम लोग किसमें रखेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या समझना है, तो देखो बाबू, इसके बाद में आपका हो गया साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैसी चीजों को रखा गया है जो लिखित रूप में, किताबों के रूप में, ग्रंथों के रूप में हमारे सामने अवेलेबल है, तो उन सबको हम लोग किसमें रखेंगे, तो उन सबको हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया है। ठीक है।
अगर आपसे पूछे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है तो क्या कहिएगा कि पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोतों को रखा गया है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो क्या है उत्खनन करके प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी साहित्यिक स्रोत में किसको रखे हैं, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग किसको रखे हैं, तो जो लिखित रूप में अवेलेबल हैं, जो किताबों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, महाकाव्यों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई कुछ बेसिक। अब देखो हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे पढ़ना क्या है वो समझिए। आज का जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक होने जा रहा है तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में। हमने क्या बताया कि पुरातात्विक स्रोत जो है ये कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये जो है ना ये उत्खनन से प्राप्त होते हैं। कहां से, उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उसको हम लोग किसमें रखेंगे, तो उसको हम लोग यहां पर पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत जो है वैसे स्रोतों को कहा जाता है जो कैसे प्राप्त होते हैं, तो जो उत्खनन करके प्राप्त होते हैं, ठीक ना। अब बात को समझिए, देखिए इंडिया में आपको ध्यान देना है कि इंडिया में सबसे पहले उत्खनन की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी वो शुरू किया गया था हड़प्पा, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो मेन जो खुदाई किया गया था तो उसको लेकर के मेन वहां से मेन शुरू किया गया, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है, देखिए आपसे पूछेगा ना, आपसे पूछेगा कि जो पुरातात्विक स्रोत है तो पुरातात्विक स्रोत को हम लोग कहां से प्राप्त कर रहे हैं, तो उत्खनन करके, ठीक ना। तो उत्खनन की क्रिया जब करी जाएगी, उत्खनन जब होगा तो उत्खनन के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो संस्था होनी चाहिए, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है कि उत्खनन जो होता है पुरातात्विक स्रोतों का तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और उस डिपार्टमेंट का नाम है क्या, तो उसका नाम है यहां पर पुरातत्व, पुरातत्व विभाग, ठीक ना, पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो पुरातत्व विभाग है तो इसको आपको ध्यान देना है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है पुरातत्व विभाग की, ये किया गया था 1861 ईस्वी में, ठीक है। पुरातत्व विभाग जो है ना, देखो क्या है ना कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अवशेष जब, मतलब आपको ध्यान देना है कि जो पाकिस्तान, जो पश्चिमी भारत है तो उस एरिया में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो आपको हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे ना उसमें पूरा डिटेल इसके बारे में बताएंगे। आपको ध्यान देना है कि जब वहां पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसी पीरियड में क्या हुआ कि मेन मजदूरों को कुछ इससे संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए, ईंटें प्राप्त हुई, ठीक ना। और फिर उसको लेकर के उत्सुकता बढ़ी तो फिर आगे चल के मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक संस्था का गठन किया गया था और उस संस्था का नाम क्या था, पुरातत्व, माने भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है ना। और आपको ध्यान देना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की अगर स्थापना की बात करी जाएगी तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1861 ईस्वी में। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछेगा ना कि इसको कब एक अस्थाई संस्था बना दिया गया, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है तो इसको कब एक अस्थाई संस्था बना दिया गया, तो आपको ध्यान देना है कि इसको अस्थाई संस्था बनाया गया था 1905 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थाई संस्था कब बनाया गया था, तो ये 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ऐसा किया गया था, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबू, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि देखिए इससे रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है ना कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है। जनक भी कहा जाता है या फिर इसको पितामह भी कहा जाता है, ठीक ना हो। जनक और पितामह जो भी पूछे ना, बाबू दादा जो भी पूछे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या फिर उसके पितामह को किसे कहा जाता है, तो आपको एक नाम याद रखना है। एक अंग्रेज व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर, ठीक ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक ना हो। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग मेन यहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, एक बार फिर से रिकॉल करिए। आपसे पूछेगा कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा ना कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से वैसी चीजों को रखते हैं, वैसे ऐतिहासिक स्रोत को रखते हैं जो कहां से प्राप्त होते हैं, तो जो प्राप्त होते हैं उत्खनन से, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग इमारत भवन जो भी है उनको भी रख देते हैं, ठीक ना। उसके बाद में हमने आपको बताया कि भारत यहाँ पे जो पुरातात्विक स्रोतों का जो उत्खनन किया जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में एक मेन आपका संस्था है,
ठीक ना। और उस संस्था का नाम क्या है, तो उस संस्था का नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक ना। और पुरातत्व विभाग के बारे में आपको ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। हमने आपको बताया कि पुरातत्व विभाग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1861 ईस्वी में। और ये जो 1861 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई थी, उसमें सबसे मुख्य जो योगदान रहा था वो अलेक्जेंडर कनिंघम का ही रहा था। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए स्थापना कब हुआ है, 1861 में। और मैंने बताया कि इसको मतलब एक अस्थाई संस्था के रूप में, स्थायी संस्था के रूप में कब गठित किया गया, तो ये किया गया था 1905 ईस्वी में। और इसके बाद में हमने आपको बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जो है, या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह, ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो बाबू, इसके अलावा जो है ना आपसे ये भी पूछता है कि पुरातत्व विभाग जो है ना ये किसके अधीन, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है ना ये संस्कृति मंत्रालय जो है आपका, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक ना। किसके अधीन कार्य करता है, तो संस्कृति मंत्रालय जो है उसके अधीन ये कार्य करता है, ठीक ना। अब देखो बाबू, ये तो बेसिक चीज हो गया पुरातत्व विभाग से। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जो पुरातात्विक स्रोत है, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग किसे किसे रखे हैं, ठीक ना। तो पुरातात्विक स्रोतों के आपको ध्यान देना है कि उसके प्रकार अगर पूछे, इसमें हम लोग कौन कौन सी चीजों को रखे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि पहला तो इसमें हो जाएगा आपका अभिलेख, जिसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है पूरा। तो पहला चीज में क्या हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। अभिलेख के बाद में इसी में आपको ध्यान देना है कि सिक्के हो सकते हैं, ठीक ना। अभिलेख के बाद में क्या हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा। सिक्का जो है, सिक्का के बाद में आपको ध्यान देना है कि स्मारक और भवन हो सकते हैं, स्मारक तथा भवन हो सकते हैं। भवन के बाद में इसमें आपको ध्यान देना है कि मूर्तियां हो सकती हैं, ठीक ना। मूर्तियां जो हैं ये भी आपके यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। और मूर्तियों के बाद में इसमें आपके चित्रकला हो सकते हैं, चित्रकला के अलावा इसमें आपके हो सकते हैं और क्या, तो मृद भांड हो सकते हैं। मृद भांड के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मृद भांड का मतलब होता है कि जो भी चीजें, जो मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए हम लोग को, तो उसको भी हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं, ठीक ना, मिट्टी के बर्तनों को। और इसके बाद में इसमें आपके और एक हो सकते हैं मुहर, ठीक ना। तो मुहर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, मुहरें जो है ये भी आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हम लोग किसमें रखते हैं, इतनी सारी चीजों को हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपको इससे आगे की चीजों को बताते हैं। जल्दी से ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलो बाबू, अब जो है, अब हम लोग को यहां पर पढ़ना क्या है, आज का जो मेन हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अभिलेखों के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग को पढ़ना है यहां पर अभिलेख, ठीक ना। तो आज अभिलेख जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आज के वीडियो के बाद में आपके अभिलेख से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। आप ध्यान से सिर्फ वीडियो को देखिएगा और पूरे लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आज के वीडियो के बाद में आप अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन को बनाने में पूरे अपने आप को बादशाह समझिएगा, ठीक ना। देखिए सिर्फ ध्यान से आप लोग। देखो बाबू, अभिलेख जो है ना, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भैया आखिर ये अभिलेख जो है ये होता क्या है। तो देखो ध्यान से समझो, आपसे पूछे कि अभिलेख क्या है, तो आप कहिएगा ना। देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ बातें हम समझाना चाहते हैं। देखो होता क्या था, प्राचीन काल में जो राजा थे, ठीक ना, प्राचीन काल में जो राजा थे, तो उनके पास में सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं,
कि मोदी जी टाइप के अपना खड़ा होंगे और बोल देंगे मन की बात है भाइयों बहनों करके शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो लोग करते क्या थे, आखिर मान लेते हैं कि जनता से कोई बात उनको अपनी कहनी होगी तो कैसे कहेंगे, तो उसको कहने के लिए वो लोग क्या करते थे कि जो मुख्य जो रास्ते होते थे, ठीक ना, जो मुख्य रास्ते होते थे, तो मुख्य रास्तों पर मतलब जहां पर लोगों का आवागमन काफी अधिक हो, तो वहां पर अपने आदेश पत्रों को, मतलब जो भी वो आदेश जारी करते थे या फिर राजा जो है कोई संदेश जारी किया अपनी प्रजा के लिए, तो उन सारी चीजों को वो क्या करते थे ना कि बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा करके और उसको क्या करते थे, उसको मुख्य जो रास्ते होते थे वहां पर रखवा देते थे, वहां पर मतलब, या फिर बड़े बड़े पहाड़ जो है ना तो उस पर भी लिखवा देते थे। ठीक, हम आपको अशोक के बारे में पढ़ाएंगे। अशोक ने तो पूरे बड़े बड़े जो पहाड़ है उस पर ही अभिलेख लिखवा दिया है पूरा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। यानी कि आपसे पूछे कि अभिलेख क्या है, तो पहला चीज तो आपको ये याद रखना है कि अभिलेख जो है ना बाबू, तो अभिलेख बेसिकली होते क्या थे, तो ये जो है ये राजा या फिर जो भी शासक जो है ना बाबू, शासक के क्या होते थे, आदेश होते थे। क्या होते थे, राजा या जो शासक है तो शासक के आदेश होते थे। और इसमें ध्यान देना है कि ये जो है ये किस पर लिखे जाते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों पर, इसके अलावे जो ताम्र पत्र है, ठीक ना, तो बड़े बड़े पत्थरों पर और ताम्र पत्रों पर लिखित होते थे, यानी कि लिखे जाते थे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछे कि अभिलेख क्या होते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि अभिलेख जो है, अभिलेख राजा या जो शासक होते थे तो उनके द्वारा जारी किए गए आदेश होते थे या फिर अपने प्रजा को दिए गए संदेश होते थे, जो किस पर लिखे जाते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे जाते थे या फिर ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे, ताड़ पत्रों पर लिखे जाते थे। ठीक ना, हम उम्मीद करते हैं कि अभिलेख क्या है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से एक दो प्रश्न और आपको ध्यान देना है। अभिलेख जो है ना भाई, तो अभिलेख के बारे में एक चीज तो याद रखिएगा कि पूछेगा कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक ना, थोड़ा सा नीचे करके लिखते रहे तो दिखेगा नहीं। देखो आपसे पूछेगा कि जो अभिलेख होता है तो अभिलेख का अध्ययन, ठीक ना, तो अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा कि अभिलेख का अध्ययन जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पुरालिपि शास्त्र, ठीक ना हो, पुरालिपि शास्त्र हिंदी में कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, ध्यान से समझिए। आपसे पूछेगा कि अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि अभिलेखों का अध्ययन जो है उसे हम लोग पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, तो या फिर उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। ठीक ना, या फिर उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है कि एपिग्राफी का संबंध किससे है, तो आप क्या कहिएगा कि एपिग्राफी जो है उसका संबंध मेन आपका यहां पर अभिलेखों के अध्ययन से है। ठीक ना, तो ये तो हो गया अभिलेख का अध्ययन। इसके बाद में देखिए एक और आपका वर्ड आता है सामने, ठीक ना, पुरानी चीजें जो है उनके अध्ययन से संबंधित एक और बात आपके सामने आता है और वो आता है पैलियोग्राफी। ठीक ना, पैलियोग्राफी, ठीक ना। अब देखिए पैलियोग्राफी जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब अभिलेख का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि पैलियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से एक तो अध्ययन करते हैं पुराने दस्तावेज का, ठीक ना, पुराने दस्तावेज जो होते हैं तो पुराने दस्तावेज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। इसके अलावे पैलियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक और चीज का अध्ययन करते हैं और वो है लिपि के विकास। ठीक ना, लिपि के विकास जो है, तो लिपि के विकास का अध्ययन भी क्या कहलाता है, तो ये भी आपका कहलाता है कौन चीज, तो ये भी आपका कहलाएगा पैलियोग्राफी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा कि अभिलेख क्या है, तो आप कहिएगा कि राजा या फिर शासक के आदेश पत्र होते थे जो कि पत्थरों पर या फिर ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे और प्रजा के सामने जारी किए जाते थे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहिएगा कि पुरालिपि शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछेगा कि पैलियोग्राफी का संबंध किससे है, तो आप क्या कहिएगा कि पैलियोग्राफी का मतलब होता है कि पुराने दस्तावेजों का अध्ययन एक तो हो जाएगा, और दूसरा नंबर कि जो लिपि है तो लिपि का कैसे कैसे विकास हुआ है तो उसका अध्ययन भी क्या कहलाएगा, तो वो भी हम लोग पैलियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक ना, अब देखो बाबू,
हम आपको बताने जा रहे हैं अब कि ये जो अभिलेख है, तो अभिलेख का आखिर विकास कैसे कैसे हुआ है, ठीक ना। अभिलेख जो है, तो अभिलेखों का विकास कैसे कैसे हुआ है, ये सारी चीज को अब आपको समझना है, ठीक ना। देखो, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि भारतीय इतिहास के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं हम लोग पाषाण काल, ठीक ना। क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल के बाद में एक आ जाता है आपका ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक ना। इसके बाद में प्राचीन भारत में एक आपका, इसके बाद में आ जाएगा कौन, तो इसके बाद में आपका आ जाएगा महाजनपद, ठीक ना, सॉरी वैदिक काल आ जाएगा आपका, वैदिक काल आ जाएगा। वैदिक काल के बाद में आपका कौन आ जाता है? महाजनपद काल आ जाता है, महाजनपद काल, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, ये अब आपको हम ऐसा इसलिए बताया ताकि आपको इससे जुड़ने में आसानी होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पाषाण काल के बारे में। तो देखो बाबू, ध्यान से समझो, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इन दोनों के बारे में आपको याद ये रखना है कि चूंकि देखिए इस टाइम में लिपि का विकास तो हुआ नहीं है, ठीक ना। हम आपको पिछले क्लास में ही जब हम आपको प्रागैतिहासिक काल समझा रहे थे, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम इन दोनों को रखे थे, बताए थे ना कि ये जो है पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, तो इसको हम लोग किस काल के अंतर्गत रखते हैं, तो इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। और मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल का लक्षण यह था कि उस टाइम में लिपि का विकास नहीं हुआ था, और लिपि का विकास न होने के कारण इससे संबंधित कोई लिखित साक्ष्य या फिर अभिलेख वगैरह नहीं मिलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इस टाइम में लिपि जो है, तो लिपि का विकास जो है ना बाबू, तो लिपि का विकास तो होबे ना किया है। तो चूंकि लिपि का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए इस काल से संबंधित अगर आपसे पूछेगा कि अभिलेख मिलता है कि नहीं, तो आप कहिएगा कि ना, नहीं मिलता है, ठीक ना। एक और इसमें छोड़ दिए जी, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे हड़प्पा, अगला यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का हड़प्पा, ठीक ना, हड़प्पा काल, ठीक है। देखो, तो आपको ध्यान देना है कि पाषाण काल जो है, तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में चूंकि लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो लिपि का विकास न होने के कारण इस काल से रिलेटेड हमें कोई भी अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेख वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में जैसे ही ये आपका पहले पहले पाषाण काल आ गया, पाषाण के बाद में ताम्र पाषाण काल, और इसके बाद में कांस्य युग आ गया, ठीक ना। और कांस्य युग के अंतर्गत ही कौन रखा गया है? हड़प्पा काल। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बात को समझिए सिर्फ। हड़प्पा काल, देखिए हड़प्पा काल की बात की जाएगी, तो हड़प्पा काल में आपको ध्यान देना है कि इस टाइम में जो लिपि है, तो लिपि तो विकसित हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस टाइम में जो है ना, अभिलेख जो लिखा जाता है, तो इसकी परंपरा विकसित नहीं हुई है। तो आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा काल से संबंधित भी हमें कोई अभिलेख नहीं मिलता है, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान देना है कि ना तो पाषाण काल से रिलेटेड कोई अभिलेख मिला है, और ना ही हमें हड़प्पा काल से रिलेटेड कोई अभिलेख मिला है, ठीक। आपको यह बात अब याद रखना पड़ेगा कि जो सबसे प्रथम, ठीक ना, सबसे जो प्राचीनतम एक अभिलेख मिला है बाबू, जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिला है, प्राचीनतम जो अभिलेख मिला है, तो उस प्राचीनतम अभिलेख का नाम है बोगजकाई अभिलेख, ठीक ना। उसका नाम क्या है बाबू? तो उसका नाम है बोगाजकाई, ठीक ना, बोगाजकाई, बोगाजकाई या फिर बोगज कोई भी मिलता है, तो बोगाजकाई या बोगज कोई अभिलेख मिला है, ठीक ना हो, बोगाजकाई या फिर बोगाज कोई जो है ये अभिलेख मिला है, ये ध्यान दीजिए। और ये जो बोगज कोई है, जो बोगज कोई अभिलेख है, इसको आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये इंडिया में नहीं मिला है। जो बोगज कोई अभिलेख मिला है ये इंडिया में नहीं मिला है, बल्कि ये जो बोगाज कोई स्थान है ये आपका कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है मध्य एशिया में, ठीक ना, एशिया माइनर का ये पार्ट है, मध्य एशिया में ये बोगाज कोई अभिलेख मिला है, ठीक ना हो। ये बोगाज कोई अभिलेख कहां से मिला है, तो मध्य एशिया से मिला है। और इसकी खासियत क्या है तो वो समझिए। देखो, ये जो बोगाज कोई अभिलेख है, इसी में हम लोग को वैदिक कालीन जो देवता है, ठीक ना, वैदिक कालीन जो देवी देवता हैं, तो उनके नाम का उल्लेख मिलता है,
ठीक ना। वैदिक कालीन जो देवता हैं उनका नाम मिलता है किस अभिलेख में? तो ये मिलता है बोगाजकोई अभिलेख में। और इसमें 4 ऐसे देवता हैं जिनके नाम का उल्लेख मिलता है। एक मिलते हैं मित्र, एक मिलते हैं वरुण, और वरुण के बाद में एक मिलते हैं इंद्र, और इंद्र के बाद में एक मिल जाते हैं नासत्य, ठीक ना। तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का नाम का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इनके नाम का उल्लेख किया गया है बोगाजकोई अभिलेख में, ठीक है ना। और बोगाजकोई अभिलेख मिलता कहां है? तो ये मिला है मध्य एशिया से, एशिया माइनर जो है वहां से ये मिला है मेन। और इसमें आपको एक और चीज ध्यान देना है कि ये जो बोगाजकोई अभिलेख जो है भाई, तो बोगाजकोई अभिलेख से ही हम लोग को ऋग्वेद की तिथि ज्ञात होती है। किसकी? तो ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद की जो तिथि है, ठीक ना, ऋग्वेद की तिथि जो है ये हम लोग को किस अभिलेख से ज्ञात होती है? तो ये जो है ये हम लोग को बोगाजकोई अभिलेख जो है उससे ऋग्वेद की तिथि के बारे में हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि अब सुनिए ध्यान से, आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम जो अभिलेखीय प्रमाण मिला है तो वो किस युग से संबंधित है? तो आपको ध्यान देना है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन है? बोगाजकोई अभिलेख है, सबसे प्राचीनतम है, ठीक ना। और इससे मेन हम लोग को पता किसके बारे में चल रहा है? वैदिक कालीन देवी देवता का। तो चूंकि वैदिक कालीन देवी देवता का नाम इसमें उल्लेख किया गया है, तो इससे हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि ये जो अभिलेख है ये वैदिक काल से संबंधित है, ठीक ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये इंडिया में नहीं मिला है। आपसे पूछेगा ना कि इंडिया में प्राप्त सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं, तो आपको ये बोगाजकोई अभिलेख नहीं मारना है, ठीक ना। इंडिया में ये नहीं मिला है। ये कहां मिला है? मध्य एशिया जो है, एशिया माइनर, तो वहां पर मिला है, ठीक ना। अब देखो बाबू, ये तो हम लोग का थोड़ा सा इंडिया से बहरे की बात हो गया। आपको ध्यान देना है कि इसके बाद में महाजनपद काल आ गया, और महाजनपद काल के अंत जैसे ही इसके बाद में स्टार्ट क्या हो जाता है? मौर्य काल, ठीक ना। क्या हो जाता है? मौर्य काल। तो देखो ये जो मौर्य काल है ना, तो मौर्य काल से रिलेटेड ही हमें सबसे प्राचीनतम इंडिया में अभिलेख मिले हैं, ठीक ना। और आपको ध्यान देना है कि अगर पूछेगा ना कि भारत में प्राप्त प्राचीनतम, ठीक ना, भारत में प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख आपसे पूछे कि ये किसके प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है कि भारत में प्राप्त सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है ये अशोक के अभिलेख हैं, ठीक ना हो। किसके अभिलेख हैं? तो ये अशोक के अभिलेख जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछेगा कि इंडिया में प्राप्त सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं, तो ये जो है ये आपके अशोक के अभिलेख है, ठीक ना। जो किस युग से संबंधित है भाई? तो जो संबंधित है यहां पर मौर्य काल से संबंधित है, ठीक ना। अशोक के अभिलेख किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल से संबंधित है, और लगभग 300 BC यानी कि 300 ईसा पूर्व पहले के ये अभिलेख हैं, ठीक ना। ये लगभग किस ईसा पूर्व के हैं? तो लगभग 300 ईसा पूर्व पहले के ये अभिलेख हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया है। अब देखिए, इसके बाद में आपको और भी कुछ बातें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक ना। ये जो है आपका पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर रुकिए, इसमें और भी कुछ फैक्ट हैं जो हम आपको बता देना चाहते हैं। ये तो हो गया आपका। अब देखो, हाँ, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि मैसूर में एक संग्रहालय है, ठीक ना। आपसे पूछेगा ना कि सबसे अधिक जो अभिलेख हैं, सबसे अधिक अभिलेख जो हैं वो कहां पर संग्रहित हैं का संग्रह, सबसे अधिक अभिलेखों का संग्रह कहां पर है? तो आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक अभिलेख जो है ये मैसूर का एक संग्रहालय है। कहां का? मैसूर के एक संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक ना। संग्रह है, ठीक ना, संग्रह किया गया है। तो चलिए ध्यान दीजिए कि आपसे पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो अभिलेख को रखा गया, ठीक ना, सबसे ज्यादा मात्रा में जो अभिलेख रखे गए हैं, तो ये सबसे अधिक अभिलेख कहां पर वर्तमान समय में रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं मैसूर के एक संग्रहालय है, और उस मैसूर के संग्रहालय में ही रखा गया, ठीक ना। और आपको एक और चीज ध्यान देना है, देखिए एक यहां पर बुक लिखा गया, ठीक ना।
एक बुक क्या लिखा गया है, तो ये जो बुक है आपका उसका नाम है यहां पर कार्पस, ठीक ना, कार्पस इंसी यहां पर इंस्क्रिप्शनम, ठीक ना, इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ठीक है, इंडिकेरम। तो ये एक बुक है, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम एक बुक है। और इस बुक में आपको ध्यान देना है कि इस बुक में गुप्त काल, ठीक ना, गुप्त काल, इसके बाद में आपका हो जाए, सॉरी यहां पर पहले पहले मौर्य रख ले रहे हैं, मौर्य काल, मौर्य काल के बाद में यहां पर हो जाएगा आपका मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के बाद में इसमें हो जाएगा आपका गुप्त काल। तो ये तीनों काल से संबंधित अभिलेखों के बारे में जो स्टडी करके जो मतलब जो चीजें हैं, माने इन अभिलेखों में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है, ठीक ना, तो उन सभी चीजों को लिख करके और एक बुक लिखा गया है। और उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है यहां पर कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम लोग इससे आगे की चीजों को देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तो अभी तक जो है, अभी तक हम लोग सीखे कि जो अभिलेख है, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहां से मिला था, इसके बाद में इंडिया में कौन सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिला था, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे अशोक के जो अभिलेख है ना, अशोक के, अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं, अशोक के प्रमुख जो अभिलेख हैं उसके बारे में अब हम लोग को यहां पे पढ़ना है। सबसे पहले पहले देखिए, एक चीज हम आप लोग को पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। देखो भाई, जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल में हम लोग अशोक के अभिलेखों के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आपका पीसीएस लेवल तक हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप बीपीएससी वगैरह का भी एग्जाम देना चाहते हैं बिहार में, तो बीपीएससी लेवल का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका वहां से कवर हो जाएगा, मतलब उसमें पूरा और डिटेल बताएंगे। ये जो है, ये आपका बिहार एसआई मेंस जो है एग्जाम, उसमें यहां से आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हालांकि हम फिर भी उसको वहां पे कवर करेंगे, ठीक ना, फिर भी उस टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ना, आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे अभिलेख से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन रहबे ना करेगा, सब खत्म हो जाएगा, यहां से पूरा दम बन जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम इसमें कोशिश किए हैं कि अशोक के जो भी इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं, जो कि जिनसे प्रश्न सामान्यतः बनते हैं, तो उन अभिलेखों के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपके अंदर डेवलप कर दें, ठीक ना। अब देखिए, बात को समझिएगा। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि जो अशोक के अभिलेख हैं, तो सबसे पहले पहले भैया देखो, खोजा कब गया था, सॉरी ये जो है ये आपका मतलब आपको हम बताए थे कि अशोक के अभिलेख जो है ना, तो आपसे प्रश्न बनेगा सबसे पहला कि भैया एकर खोज कौन किया था, ठीक ना। आपसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी। तो ध्यान से समझिए, आपसे पूछे कि खोज किसने की थी, तो खोज करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम था पाद्रे टी, ठीक ना, फैलेंथर, ठीक ना, पाद्रे टी फैलेंथर, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, पाद्रे टी फैलेंथर। तो इसी ने सबसे पहले पहले क्या किया था, अशोक के अभिलेख की खोज की थी। और ये कब किया था, तो ये किया था 1700 यहां पर 50 ईस्वी में, ठीक ना। कहिया किया था, 1750 ईस्वी में। तो आपसे पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले पहले किसने किया था, तो आप क्या कहिएगा कि अशोक के अभिलेखों की खोज जो है सबसे पहले पहले पाद्रे
टिपेलेंथर ने सबसे पहले इसका खोज किया था। और कब किया था? तो ये किया था 1750 ईस्वी में। ठीक, अब देखो, चूंकि ये खोज तो कर चुका है, ठीक ना, लेकिन खोज करने के बावजूद ये उस अभिलेख को पढ़ नहीं पाया, ठीक ना। यानी कि अशोक के जो अभिलेख मिले तो उन अभिलेखों को इसने पढ़ने की, मतलब ये पढ़ने में सफल नहीं हो पाया, ठीक ना। तो आगे चल के एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा ना कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ठीक ना, किसने पढ़ा। तो आपको ध्यान देना है कि सर्वप्रथम जो पढ़ने की बात आएगी तो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो कौन सा है, तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है जी? तो जेम्स प्रिंसेप जो है, इसी ने सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं तो उन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और इसने सबसे पहले पढ़ा कब था? तो ये 1837 ईस्वी में इसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आपको ध्यान दीजिए, एक चीज आपको इधर हम और बता दे रहे हैं कि अशोक के अभिलेख जो है ना बाबू, तो आपसे ये भी पूछता है कि अशोक के अभिलेख जो हैं तो ये किस लिपि में लिखे गए थे। तो आपको ध्यान देना है कि अशोक के अभिलेखों के लिए जो लिपि प्रयुक्त की गई थी उसमें आपको ध्यान देना है कि एक तो हो जाएगा आपका ब्राह्मी, ठीक ना, ब्राह्मी लिपि में सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं। सबसे अधिक जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, तो वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक जो अभिलेख अशोक के हैं वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी के बाद में एक और जो लिपि इसमें प्रयोग किया गया है वो आपका खरोष्ठी, ठीक ना, खरोष्ठी। तो खरोष्ठी के बारे में आपको विशेष बात ये याद रखना है कि जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत यानी कि जो पाकिस्तान वाला जो मेन बेल्ट है, तो उधर के जो अभिलेख मिले हैं, एक तो अभिलेख, तो वो अभिलेख जो है उनमें वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो उनमें जो लिपि प्रयोग की गई है वो आपकी खरोष्ठी। इसके बाद में यूनानी, ठीक ना, यूनानी तथा अरमाइक। तो ये इतनी सारी लिपि जो है ना, इन लिपियों का प्रयोग किसमें किया गया है? अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या कहिएगा कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक, इन लिपियों का प्रयोग किसमें किया गया है? तो इन लिपियों का प्रयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों में, ठीक है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसमें भाषा कौन प्रयोग किया गया है, ठीक ना, कि अशोक के जो अभिलेख हैं तो अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भाषा आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि इसके मैक्सिमम जो अभिलेख हैं उनमें प्राकृत भाषा जो है इसका मेन प्रयोग किया गया है, ठीक ना। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आप कहिएगा कि अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया है। अब देखो, यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा कि जो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख हैं, तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वही व्यक्ति जो है जिसका नाम क्या है, जेम्स प्रिंसेप। तो इसके बारे में एक और खास बात आप क्या याद रखिएगा कि जो जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों को पढ़ा तो वो किस भाषा में लिखे गए थे, किस लिपि में? तो ये जो है ये ब्राह्मी लिपि जो है ना, तो ब्राह्मी लिपि में लिखित जो अभिलेख थे, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछेगा कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के किस लिपि में लिखे हुए अभिलेखों को पढ़ा था, तो आप कहिएगा कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे तो उन अभिलेखों को पढ़ा था, ठीक ना। चलिए, ये तो आपका यहाँ पे अशोक के अभिलेख से कुछ बेसिक बातें हो गई, ठीक ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं उनके बारे में भी हम लोग को यहाँ पे समझना है। देखिए, जो प्रमुख अभिलेख हैं अशोक के, तो उसके बारे में हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि डेवलप हो जाए, ठीक ना। अब देखो बाबू, देखिए ध्यान से समझिए, ये जो है इसमें एक हम आपको बात बता देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे चार पांच अभिलेख ऐसे हैं जिनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है कि एक और यहां पर समझ लीजिए कि अशोक के अभिलेख जो है ना, तो उसमें जो नाम प्रयोग किया गया वो भी समझ लीजिए कि जो नाम है ना अशोक का,
कि अशोक के जो अभिलेख हैं तो अशोक के अभिलेखों में उसका नाम क्या प्रयुक्त किया गया है वो समझिए, ठीक ना, कि उसका नाम क्या प्रयोग किया गया है। तो देखो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं तो उसके अधिकांश अभिलेखों में उसका नाम जो है ना वो रखा गया है देवानाम्पीय पियदसी, ठीक ना, पियदसी। आपको ध्यान देना है कि अशोक के जो अभिलेख है तो अशोक के अभिलेखों में उसका जो नाम है सबसे अधिक अभिलेखों में, मतलब मैक्सिमम जो अभिलेख हैं तो मैक्सिमम अभिलेखों में उसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, तो उसके मैक्सिमम अभिलेख ऐसे हैं जिसमें उसका नाम क्या रखा गया, तो देवानाम्पीय पियदसी रखा गया है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछे अगर कि ये जो नाम रखा गया है अशोक के अभिलेखों में अशोक का, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो आप कहिएगा ना कि सर इसका अर्थ होता है कि देवताओं का प्यारा, ठीक ना, देवताओं का प्यारा होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसका नाम क्या रखा गया, तो आप कहिएगा कि देवानाम्पीय पियदसी, ठीक ना। और आपसे ये भी पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि इसका अर्थ होता है देवताओं का प्यारा, ठीक ना। अब देखो बाबू, इसके बाद में आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि देखो कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसमें उसका अशोक नाम मिलता है, ठीक ना। आपको ध्यान देना है कि अशोक नाम का उल्लेख आपसे पूछेगा ना कि कौना कौना अभिलेख में किया गया है, कि मैंने पूछेगा आपसे प्रश्न कि अशोक का वास्तविक जो नाम है, यानी कि अशोक का वास्तविक नाम क्या था, अशोक, तो उस नाम का उल्लेख किस किस अभिलेख में किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिसमें इसका वास्तविक नाम का उल्लेख किया गया है, और उनमें प्रमुख कौन है, तो एक तो हो जाएगा आपका मास्की अभिलेख, मास्की के बाद में एक हो जाएगा आपका गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा के बाद में इसमें हो जाएगा आपका निट्टूर, ठीक ना, निट्टूर अभिलेख, निट्टूर के बाद में एक हो जाएगा आपका उदयगोलम, ठीक ना, उदयगोलम, उदयगोलम के बाद में एक हो जाएगा आपका उतनूर, उतनूर, ठीक ना। तो ये सारे जो अभिलेख हैं तो इन अभिलेखों में मेन जो अशोक है तो अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि कौना कौना अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख यानी कि अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, तो आप क्या कहिएगा कि मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम, उतनूर, और एक और हो जाएगा इसमें जिसका नाम है पनगुरिया। क्या नाम है, पनगुरिया। तो ये इतने सारे ऐसे अभिलेख हैं जिसमें इसके वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके अभिलेख हैं जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देखिए अगला हम आपको जो अभिलेख बताएंगे उसमें एक देखिए एक जो अभिलेख है उसका नाम है यहाँ पर भाब्रू, ठीक ना। तो भाब्रू का अभिलेख है, तो भाब्रू अभिलेख जो है इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि जो भाब्रू अभिलेख है इसमें एक तो आप याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट एक बात कि इससे रिलेटेड दो बातों को याद रखना है, जिसमें पहला जो है इसको याद रखना है कि इसमें अशोक जो है ना उसने स्वयं को मगधाधीराज कहा है, ठीक ना। क्या कहा है, मगधाधीराज। तो ध्यान दीजिए कि मगधाधीराज नाम का उल्लेख आपसे पूछेगा कि अशोक के लिए किस अभिलेख में मगधाधीराज शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप कौन सा अभिलेख कहिएगा, भाब्रू का अभिलेख, ठीक है। इसके अलावे जो भाब्रू का अभिलेख है इससे ही हमें पता चलता है कि जो अशोक है, ठीक ना हो, तो अशोक जो है तो अशोक का जो मेन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक ना, यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है, बौद्ध त्रिरत्न जो है ना, तो बौद्ध त्रिरत्न में जो आस्था थी अशोक की, तो उसके बारे में सबसे पहले अभिलेखीय प्रमाण आपसे पूछे कि किस अभिलेख से मिलता है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा भाब्रू का अभिलेख, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए भाब्रू अभिलेख के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि भाब्रू के अभिलेख में ही अशोक का नाम जो है वो मगधाधीराज कहा गया है, ठीक ना। मगधाधीराज शब्द का उल्लेख किसमें मिलेगा, तो भाब्रू के अभिलेख में। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो भाब्रू का अभिलेख है तो इस अभिलेख से ही हमें सबसे पहले इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो अशोक है तो अशोक की आस्था जो है वो बुद्ध धर्म और संघ, ये जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है,
तो इन त्रिरत्न जो है इसमें यहाँ पे अशोक की आस्था थी, ठीक ना, अशोक उसमें रुचि लेता था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिसका नाम है रुक्मनदेई, ठीक ना, या रुक्मनदेई अभिलेख, रुम्मीदेई या फिर रुक्मनदेई, ऐसे करके इसके दो नाम मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो रुक्मनदेई अभिलेख है तो इससे ये हमें पता चलता है कर व्यवस्था के बारे में, ठीक ना, कर व्यवस्था जो है अशोक की, तो कर व्यवस्था में परिवर्तन जो है ना बाबू, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। इसके बारे में आपको ध्यान दीजिए। देखिए रुक्मनदेई अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जो अशोक है, तो अशोक अपने मतलब कि सत्ता जब उसको प्राप्त हुआ था, अपने शासन के 21वें वर्ष जो है वो कहां की यात्रा किया था, तो 21वें वर्ष जो है उसने यात्रा किया था जो मेन आपका गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है जिसका नाम है कपिल वस्तु, ठीक ना। तो कपिल वस्तु की यात्रा जो है ये भी आपको ध्यान देना है कि जो कपिल वस्तु है, तो कपिल वस्तु की यात्रा जो अशोक ने किया था तो उसका भी यहाँ पे अभिलेखीय प्रमाण किससे मिलता है, तो रुक्मनदेई अभिलेख से मिलता है, ठीक ना। देखिए जो रुक्मनदेई अभिलेख है तो इससे हमें दो चीजें पता चलती है। पहली बात कि अशोक जो है, अशोक ने कपिल वस्तु की यात्रा की थी और वहां पर जाकर के उसने क्या किया था, तो वहां पर जाकर के उसने कर की जो दर है उसमें परिवर्तन किया था। और ध्यान से समझिए कि प्राचीन भारत में मैक्सिमम जो शासक थे वो उपज का 1/6 भाग जो है ना वो कर के रूप में ले लेते थे, ठीक। लेकिन जो अशोक है, तो अशोक जब यहाँ पे कपिल वस्तु की यात्रा किया था तो वहां के जो किसान हैं, तो वहां के किसानों के लिए इसने कर की दर को कम कर दिया था और 1/6 से घटा करके इसने वहां पे क्या कर दिया था, तो वहां पर 1/8 जो है वो माने उपज का 1/8 जो हिस्सा है वो कर के रूप में इसने वसूलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछेगा प्रश्न कि अशोक के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि उसने कर की दर को घटाया था, तो कर की दर को घटाने का अभिलेखीय प्रमाण कौन है, रुक्मनदेई अभिलेख। इसमें यह भी याद रखना है कि इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने कर की दर को 1/6 भाग से घटा करके कितना कर दिया था, तो 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में किया था, तो ये अपने पूरे साम्राज्य में नहीं किया था बल्कि कपिल वस्तु जो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है तो वहां पर मेन इसने ऐसा किया था। और ध्यान से समझिए कि कपिल वस्तु जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में, ठीक ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अशोक ने नेपाल की यात्रा जो है ना, तो अशोक की नेपाल की यात्रा की अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है कि रुक्मनदेई। ठीक ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में और भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए इसके बाद में एक जो अभिलेख है वो हो जाएगा आपका निगाली सागर। कौन हो जाएगा, निगाली सागर। निगाली सागर जो है ना बाबू, तो निगाली सागर से यह प्रमाणित होता है कि अशोक ने, एक व्यक्ति थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था कनक मुनि, बौद्ध ऋषि थे, ठीक ना। तो कनक मुनि के जो स्तूप है, स्तूप को दोगुना करवाना। तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक जो है, तो अशोक ने मतलब कि कनक मुनि का जो स्तूप था तो उस स्तूप को दोगुना करवाया था। तो इस बात का अभिलेखीय प्रमाण क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि इसका अभिलेखीय प्रमाण है निगाली सागर अभिलेख। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिसका नाम है यहां पर कौशांबी अभिलेख। क्या नाम है जी, तो कौशांबी अभिलेख, ठीक ना, कौशांबी अभिलेख। और ध्यान से समझो, कौशांबी अभिलेख के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात देखिए, पहली बात कि इस अभिलेख में ही अशोक की एक पत्नी है, ठीक ना हो, अशोक की एक पत्नी है और पत्नी का नाम क्या है जी, तो उसका नाम है कारुवाकी। क्या नाम है, कारुवाकी। और जो उसका पुत्र है, तो पुत्र का नाम है यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है तीवर, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख से अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर की चर्चा मिलती है, ठीक ना, तीवर की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है। तो आपको ध्यान देना है कि यह अभिलेख कौन सा है, यह अभिलेख है कौशांबी अभिलेख, ठीक ना। कौशांबी अभिलेख हो गया। इसके बाद में देखो बाबू,
इसके बाद में आपको यह भी याद रखना है कि कौशाम्बी अभिलेख के लिए दूसरी बात याद रखना है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रानी का अभिलेख। इसको क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके इंपॉर्टेंट अभिलेख हो गए। इसके बाद में 2-3 और आपको ध्यान देना है। एक हो जाएगा आपका लौरिया नंदनगढ़, ठीक ना, लौरिया नंदनगढ़ है, ये एक आपको याद रखना है। और एक याद रखना है रामपुरवा, ठीक ना। तो रामपुरवा अभिलेख और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना होगा। लौरिया नंदनगढ़ जो है ना बाबू, तो इसमें मेन मोर का चित्र मिल रहा है, ठीक ना, मोर के चित्र। तो मोर का चित्र किस अभिलेख में, अशोक के किस अभिलेख में मिला है, तो आपको ध्यान देना है कि लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में मोर का चित्र मिला है। और आपसे पूछेगा कि नटुआ बैल, नटुआ बैल, तो नटुआ बैल का चित्र जो है वो किस अभिलेख में मिला है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये आपका हो जाएगा यहां पर कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रामपुरवा अभिलेख, ठीक ना। तो ये अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पहला अभिलेख कौन है, भाब्रू का अभिलेख, जिससे हमें 2 चीजें पता चलती है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा कि उसके मगधाधिराज नाम का पता चलता है, और दूसरा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में उसकी आस्था का प्रमाण मिलता है भाब्रू से। रुक्मनदेही से हमें कर व्यवस्था में परिवर्तन की चर्चा मिलती है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसने कपिल वस्तु जा करके और वहां से मतलब वहां पे कर की दर को 1/6 से घटा करके और 1/8 कर दिया था। इसके अलावा इसी समय अशोक के नेपाल यात्रा की पता चलती है, ठीक ना। अगला जो है, अगला हो गया निगाली सागर। निगाली सागर अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि ये जो है कनक मुतनी के स्तूप को कितना करवा दिया था, तो उसकी ऊंचाई को 2 गुना करवा दिया था। इसके बाद में कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं, तो रानी का अभिलेख कहते हैं। और इसी के बारे में आपको ध्यान दीजिए कि इसी से हमें अशोक की पत्नी कारुबाकी और उसके एक पुत्र तीवर की चर्चा यहाँ पर कौशाम्बी अभिलेख से मिलती है, ठीक है। इसके बाद में अगला हो गया लौरिया नंदनगढ़, ये आपका बिहार में है और ये भी आपका बिहार में है। तो लौरिया नंदनगढ़ जो है अभिलेख, उस पे मोर के चित्र मिलता है, जबकि जो रामपुरवा अभिलेख है इस पे नटुआ बैल का चित्र मिलता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक जो हम लोग अशोक के अभिलेख थे तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो है, अब अशोक के अभिलेखों के अलावा कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, तो उन सभी अभिलेखों के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है वो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक ना, जिससे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से बन जाए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहला जो हम लोग अभिलेख देखने वाले हैं वो अभिलेख कौन सा है, तो वह है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक ना। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इसमें ध्यान देना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये पूछेगा आपसे कि किस शासक से संबंधित है। तो शासक पूछे तो आपको ध्यान देना है कि इसमें शासक हो जाएगा कलिंगराज खारवेल, ठीक ना। कलिंगराज खारवेल के द्वारा इस अभिलेख को खुदवाया गया था। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। देखिए, इसमें इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जो कलिंगराज खारवेल जो है, तो उसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किसे हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखना है कि इसी अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो आप क्या कहिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक ना। अब देखो, इसके बाद में अगला जो है उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख के शासक पूछेगा तो क्या कहिएगा, रुद्रदामन, यानी कि रुद्रदामन के द्वारा ये मेन अभिलेख खुदवाया गया था। और इस अभिलेख से हमें रुद्रदामन जो है ना, तो उसके विजय अभियान जो थे ना, तो उनके बारे में हम लोग को पता चलता है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि इसी से हमें यह भी पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेन जो जूनागढ़ वाला जो मेन इलाका है, तो उधर एक जलाशय का निर्माण करवाया था, ठीक ना। तो ये भी हमें इससे पता चलता है। इसके बाद में अगला जो है आपका वो हो जाएगा नासिक अभिलेख। और नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बलश्री जो है ना, तो गौतमी बलश्री के द्वारा ये अभिलेख खुदवाया गया था।
जिससे हमें सातवाहन काल के बारे में पता चलता है कि सातवाहन काल में शासक कौन कौन हुए थे, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि गौतमी बलश्री बेसिकली थी कौन। ठीक ना, ये एक महिला थी गौतमी बलश्री, और ये आपको ध्यान देना है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप नाम सुने होंगे एक सातवाहन कालीन शासक का। ठीक ना, तो वही सातकर्णी जो है, तो सातकर्णी की माता का नाम क्या था, गौतमी बलश्री था, और इन्हीं के द्वारा मैंने यहाँ पर नासिक अभिलेख लिखवाया गया था, जिससे हमें सातवाहन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला आपका हो गया प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और इसमें ध्यान देना है कि प्रयाग स्तंभ लेख आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो है ना, तो ये किसके द्वारा रचित है। ठीक ना, तो आपको ध्यान देना है कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो आपका, यहां पर ध्यान दीजिए कि समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, हरिसेन। ठीक ना, तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक ना, और जब समुद्रगुप्त ने काफी विजय अभियान को पूरा कर लिया, तो हरिसेन के द्वारा ही उसके विजय गाथा को एक स्तंभ लेख में लिखवा दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो आपका यहां पर प्रयाग स्तंभ लेख है, तो वो किस शासक से संबंधित है, तो आप कहिएगा कि समुद्रगुप्त से। लेकिन उसकी रचना किसने की थी, तो आप क्या कहिएगा, हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और हरिसेन थे कौन, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके अलावे आप ध्यान दीजिए एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक ना, और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछेगा कि इसकी रचना किसने की थी। तो जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से हरिसेन जो है, तो हरिसेन जिस प्रकार से समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो उसी तरह से जो यहां पर ध्यान दीजिए कि जो यहां पर पुलकेशिन द्वितीय है, तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम क्या था, रवि कीर्ति। ठीक ना, और यही जो रवि कीर्ति है, तो रवि कीर्ति के द्वारा मैंने यहां पर ये जो आपका एहोल अभिलेख है, इसकी रचना की गई थी। ठीक ना, और इससे हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक युद्ध का पता चलता है। ठीक ना, जैसे देखिए हुआ क्या था कि जो हर्षवर्धन है, ठीक ना, तो हर्षवर्धन ने जब अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया, तो दक्षिण विजय की ओर भी निकला। ठीक ना, लेकिन उसके दक्षिण विजय के अभियान को किसने रोका था, तो ये एक शासक था जिसका नाम था यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बारे में जानकारी जो है वो किस अभिलेख से मिलती है, तो वो मिलती है एहोल अभिलेख से। और इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने मेन यहाँ पर जो हर्षवर्धन का जो विजय रथ था, विजय अभियान जो था, उसको नर्मदा नदी के मेन यहाँ पर उत्तरी छोर तक ही रोक के रख दिया था। ठीक ना, तो ये मेन आपको ध्यान देना है। इसके बाद में अगला जो है आपका भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है ये आपके स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें शासक कौन है, तो शासक स्कंदगुप्त हैं। और इससे हमें भारत पर जो हूणों का आक्रमण हुआ था, तो भारत पर हूण के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो ये आपका स्कंदगुप्त के यहाँ पर कौन अभिलेख, तो भीतरी स्तंभ लेख के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आपको अगला जो अभिलेख देखना है, तो वो है आपका मंदसौर अभिलेख। ठीक ना, और मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा का एक शासक था जिसका नाम क्या था, यशोधर्मन। ठीक ना, तो मालवा के शासक यशोधर्मन के द्वारा मेन ये अभिलेख लिखवाया गया था। और इसमें मालवा नरेश यशोधर्मन के लिए एक वर्ड का यूज किया गया है, और वो वर्ड कौन सा है, वो है आपका जननेन्द्र। ठीक ना, तो आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख में मालवा नरेश यशोधर्मन को जननेन्द्र कहा गया है, तो आप क्या कहिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मंदसौर अभिलेख। ठीक ना, और इसी मंदसौर अभिलेख से हमें एक और चीज की जानकारी मिलती है कि जो रेशम के बुनकर होते हैं, तो रेशम के बुनकर कितनी श्रेणियों में बटे हुए थे, इस बारे में भी हमें जानकारी किससे मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जो कि यशोधर्मन के द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, अगला है आपका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख के शासक आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि भानुगुप्त से संबंधित है, यानी कि गुप्त काल का एक शासक था जिसका नाम क्या था, भानुगुप्त। तो भानुगुप्त से यह संबंधित है, और इसी से हमें सबसे पहली बार सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ठीक ना, कि सती प्रथा यानी कि सती प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। और किसके समय में, तो भानुगुप्त के शासन काल में। इसमें आपको एक जैसे मिलता है, एक व्यक्ति का नाम मिलता है, एक सैनिक का, जिसका नाम था गोपाल। ठीक ना, तो गोपाल एक सैनिक था। युद्ध में उसके मर जाने के बाद में उसकी पत्नी ने सबसे पहले सती प्रथा जो है ना,
उसको यहाँ पे अपनाया था और सती हो गई थी। तो इसके बारे में हम लोग को इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगला हो गया ग्वालियर प्रशस्ति। इसमें सिर्फ आपको शासक का नाम याद रखना है और शासक इसमें कौन है, भोज प्रतिहार। इसके बाद में देवपाड़ा अभिलेख, और देवपाड़ा अभिलेख के भी शासक याद रखना है, इसमें हो जाएंगे विजय सेन। बाकी उसके बाद में वेशनगर या विदिशा स्तंभ लेख, ठीक ना। और ये जो वेशनगर या विदिशा स्तंभ लेख है ये काफी इंपॉर्टेंट है, शुंग काल से संबंधित है और इसको आपको ध्यान देना है कि ये एक विदेशी के द्वारा लिखवाया गया था। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक विदेशी शासक विदेशी राजदूत के द्वारा लिखवाया गया है। सामान्यतः मैंने बताया था कि जो अभिलेख लिखे जाते थे तो अभिलेख मेन किसके द्वारा लिखे जाते थे, तो भारत में जो शासक होते थे तो शासक के आदेशों को ही इस पे लिख दिया जाता था। लेकिन ये जो अभिलेख है इसमें किसी शासक से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है, तो एक विदेशी यवन राजदूत है उससे संबंधित है और उसका नाम क्या है, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस के द्वारा मेन यहाँ पर वेशनगर या विदिशा स्तंभ लेख को लिखवाया गया है। और इससे हमें शुंग काल में जो भागवत धर्म है तो भागवत धर्म के प्रसार के बारे में पता चलता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हेलियोडोरस जो है तो हेलियोडोरस की भागवत धर्म में आस्था थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में और भी कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। जैसे एक आपको हम बताएंगे सोहगौरा अभिलेख। क्या नाम है, सोहगौरा। तो सोहगौरा अभिलेख जो है इससे हमें सबसे पहले जो है ना दुर्भिक्ष, ठीक, दुर्भिक्ष बोले तो यानी कि अकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इससे हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, तो इससे हमें मिलती है अकाल के बारे में जानकारी। इसके बाद में एक अभिलेख जो है आपका वो हो जाता है उदयगिरी, ठीक ना, उदयगिरी गुहा लेख है में, गुहा लेख। और ध्यान से समझिए कि उदयगिरी जो गुहा लेख है इससे हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने ये सपना देख रहा था कि मतलब कि पूरे विश्व का ये विजय करे, ठीक ना। तो पूरे विश्व विजय का यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय सपना देख रहा था और इसका अभिलेखीय प्रमाण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे उदयगिरी गुहा लेख। ठीक है, इसके अलावे चंद्रगुप्त द्वितीय से एक और अभिलेख संबंधित है और वो आपका हो जाएगा यहां पर मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख, ठीक ना, जो कि लौह स्तंभ है एक प्रकार का, जो मेहरौली दिल्ली में स्थित है, ठीक ना। तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा तो हो ही गया है। एक दो और फैक्ट है उसको हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें एक और अभिलेख आपको याद रखना है, ठीक ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक हो जाएगा आपका तुमन अभिलेख, ठीक ना। और तुमन अभिलेख जो है ये संबंधित किससे है भाई, तो ये संबंधित है आपका कुमारगुप्त से। किससे, कुमारगुप्त से संबंधित है। और इसमें कुमारगुप्त की जो तुलना है वो की गई है शरदकालीन सूर्य से, ठीक ना हो, शरदकालीन सूर्य से तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है, तो ये की गई है मुख्य रूप से यहाँ पर कुमारगुप्त का, ठीक ना। कुमारगुप्त प्रथम यहां पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसके बाद में हम लोग को इससे आगे जो है कल देखेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग जो भी सिक्के हैं, ठीक ना, चूंकि मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में हम लोग अभिलेख, सिक्के, इसके बाद में इमारत, भवन, इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सिक्कों के बारे में पूरा का पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी कि सिक्कों का विकास कब हुआ था, कब से मेन सिक्के यूज किए जाने लगे, पूरे डिटेल में एकदम पूरे आपको हम बताएंगे। और सिक्का से कल का वीडियो देखने के बाद में आपका सिक्का से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से एकदम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। चलिए, जय हिंद।